अपनी तारीख को समझो, अपने जुनून को जानो, ए हिंद वालों उठो, फिर से अपने खून को जानो। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के बाकी सभी मुल्कों के साथ दोस्ती और सहयोग की नींव रखता है, जहां यकीन और वाबस्तगी के सबूत जिंदा हैं, जहां सभी को पनाह और इज्जत मिलती है। उस हिंदुस्तान के दिल यानी दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा घटा कि सभी हैरान हो गए। ये शुक्रवार का दिन था। वतन अपने 72वें गणतंत्र दिवस के समारोह के समापन की तैयारी कर रहा था। तभी इजरायली दूतावास के बाहर एक धमाका हुआ। यह धमाका थम्स अप कैन में बम रखकर किया गया था। हिंदुस्तान की सभी खुफिया एजेंसियां और हिफाजती एजेंसियां इलाके को घेर कर खड़ी हो गईं। वहां से एक एक सबूत को इकट्ठा किया गया। धमाके वाली जगह से एक पत्र भी मिला जिसमें दहशतगर्दों ने कमांडर और साइंटिस्ट की मौत का बदला लेने की बात कही। किसी जैश हिंद नाम की संगठन ने भी इस धमाके की जिम्मेवारी ली। एक तरफ दिल्ली में किसान आंदोलन की अफरा तफरी थी और उसी का फायदा उठाकर बीटिंग दी रिट्रीट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह कारस्तानी कर दी गई। दिल्ली में अफरा तफरी थी। गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा रद्द कर दिया गया। दूसरी तरफ अपनी फितरत के अनुकूल कांग्रेस के मल्लिकार्जुन ने इसे बीजेपी की साजिश बता दिया। विपक्ष के कई नेताओं ने अलग अलग आरोप लगा दिए। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद भी यहां पहुंच चुकी थी। भारत में यहां राजनीति हो रही थी और वहां इजराइल में रणनीति तैयार हो रही थी। कहते हैं कि इजराइल की सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद के रडार पर जो दुश्मन या जो दहशतगर्द आ गया, फिर उसे पाताल भी नहीं बचा सकता। इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो चारों तरफ से मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ है। फिलिस्तीन के साथ इसकी पुरानी राह है। इस पर बार बार हमले होते रहे हैं। यहूदियों का जो कत्लेआम हुआ वो दुनिया भूली नहीं है। इजराइल में हर नागरिक के लिए फौजी ट्रेनिंग जरूरी है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत मोसाद है। इस खुफिया एजेंसी का लोहा दुनिया मानती है। मोसाद का जन्म 13 दिसंबर 1949 में हुआ। मोसाद का काम दहशतगर्दों को, देश के दुश्मनों और साजिशों को नेस्तानाबूद करना होता है। कहा जाता है कि ये जहर और जासूसी के एक्सपर्ट होते हैं। इनके कमांडो ऑपरेशन बेहद सटीक और कामयाब तरीके से करते हैं। चलो आज मोसाद के इतिहास और उसके कुछ कारनामों के बारे में जानते हैं। इजराइल की इस एजेंसी को दुनिया की खूंखार एजेंसियों में से एक माना जाता है। इनका पहला कारनामा है, जब सोवियत एयरफोर्स में MiG-21 उनका हिस्सा बना तो इजराइल हैरान और परेशान रह गया। अमेरिका भी घबराया हुआ था। तब मोसाद ने यह बीड़ा उठाया। उसने जगह जगह MiG-21 उड़ाने वाले पायलटों से संपर्क किया। उसने कोशिश की कि इन पायलटों के जरिए किसी MiG-21 को सीधा इजराइल में उतार लिया जाए। मोसाद को सफलता नहीं मिली, लेकिन 16 अगस्त 1966 को एक पायलट उनको मिल ही गया। तेहरान के इजरायली दूतावास में काम करने वाले इस शख्स ने ऐसा हवाई जहाज उड़ाया कि वो इजराइल आने से पहले नहीं रुका
और इस कारनामे का फायदा इजराइल को तब हुआ जब अरब देशों के साथ उसकी जंग हुई। केवल 6 दिन में ही इजराइल ने उन्हें घुटनों पर ला दिया। MiG-21 कुछ न कर पाया। 1960 में नाजियों ने यहूदियों पर जो जुल्म किए थे, इजराइल उनका बदला लेने के लिए बेचैन था। जब मोसाद को पता चला कि नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ एकमैन अर्जेंटीना में है, तो उसने जाल बिछा दिया। मोसाद ने अपने बूट वहां पर रख दिए और उसे ढूंढकर उसका कत्ल कर दिया। मोसाद के इस कारनामे से पूरी दुनिया सन्न रह गई। मोसाद ने और भी कई कारनामे किए। उसमें से एक है ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, यानी अल्लाह का कहर। इसे मोसाद का सबसे मशहूर ऑपरेशन कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। 5 सितंबर 1972 को फिलिस्तीन आतंकवादियों ने जर्मनी के मुखिन में इजरायली ओलंपिक टीम के 11 लोगों को कत्ल कर दिया। इस खतरनाक हमले का बदला लेने के लिए मोसाद ने बेहद डिटेल्ड ऑपरेशन प्लान किया। उन्होंने कसम खाई कि एक भी हत्यारे को छोड़ा नहीं जाएगा। हमलावर अलग अलग देशों में छिप गए थे, मगर मोसाद एजेंट्स ने उन्हें खोज खोज कर निकाला और एक एक को अनूठे तरीके से मार दिया। कहते हैं कि हर हमलावर को 11-11 गोलियां मारी गई। मोसाद का एक ऑपरेशन और भी है जिसे थंडरबोल्ट कहते हैं। 27 जून 1976 को इजराइल से ग्रीस के लिए रवाना हुए एक यात्री विमान को अगवा कर लिया गया था। इस जहाज को लीबिया ले जाया गया। इसमें ईंधन भरने के बाद उसे अरब देशों में लैंड करने की कोशिश की, लेकिन वो जानते थे कि अगर इजराइल के नागरिकों से भरे विमान को यहां रुकवाया तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। आखिर में 28 जून को युगांडा के एंतेब और एयरपोर्ट पर इसे लैंड करवाया गया। वहां के तानाशाह ईदी अमीन ने सेना के खास लड़ाकों को तैनात किया ताकि बंधकों की निगरानी करी जा सके। आतंकवादियों ने डिमांड रखी कि इजराइल अपनी जेलों में बंद उनके साथियों को छोड़े। 48 घंटे का वक्त दिया गया, लेकिन मोसाद ऐसे कैसे मानने वाला था। इस जहाज में कुल 258 लोग सवार थे, जिनमें से अब 116 ही बचे थे। कुछ लोगों को जो बुजुर्ग थे, बीमार थे, उन्हें छोड़ दिया गया था। 3 जुलाई को मोसाद के प्लान और उसके मंसूबों के हिसाब से इस जहाज को घेर लिया गया। उस बिल्डिंग को भी घेर लिया गया जहां बंधकों को रखा गया था। 100 कमांडोज की एक टीम पूरे इंतजाम के साथ एंतेब के लिए पहुंच चुकी थी और उन्होंने ऐसा जबरदस्त, खतरनाक और घातक हमला किया कि 7 किडनैपर्स मार गिराए। युगांडा आर्मी के भी 50 सैनिक मार दिए गए। इजराइल के 3 बंधकों की जान भी इस मिशन में चली गई। और जब अपने यात्रियों को लेकर मोसाद के लोग वापस लौट रहे थे तो उन्होंने वहां पर खड़े सभी फाइटर प्लेन्स को बमों से उड़ा दिया ताकि कोई उनका पीछा ना कर सके। 31 जनवरी 10:30 2018 साल में उन्होंने ईरान की जो भी न्यूक्लियर एजेंसीज हैं, जो भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जो भी उनके मिशन हैं, उनकी सब फाइलें उड़ा ली। मोसाद धीरे धीरे करके ईरान के वो सारे हथकंडे, ईरान की वो सारी कोशिशें नाकाम करता चला गया जिससे वो न्यूक्लियर बम बनाना चाहता था। इसी सिलसिले में उनके कमांडर की मौत हो गई। कहा जाता है इसे इजराइल ने ही मारा है। मोसाद के कारनामे बहुत लंबे हैं। मोसाद अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता।
मगर एक बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारत को मोसाद के जज्बे से कुछ सीखना नहीं चाहिए? क्या हम हिंदुस्तानियों को भी एक फौजी की तरह अपने मुल्क का दिफा नहीं करना चाहिए? क्या हमें भी छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना छोड़कर इस मुल्क की गरीबी, भूख, बेकारी, बेजारी, नक्सलवाद, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट नहीं हो जाना चाहिए? हमारा वतन हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है। आओ इसे साजिशों से बचा लें, इसे घिनौनी राजनीति और छल कपट से बचा लें। चलो उठाओ अहद दोस्तों, अब साथ रहेंगे, सिर्फ सहारा बनकर हाथ में ये हाथ रहेंगे।